सैटरडे डबल हेडर, और एक ऐसा डबल हेडर जो इस विश्व कप में जो टीमें सेमीफाइनल की तरफ नजरें गड़ाए बैठी हैं उनके लिए रास्ता बना सकता है या और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हम बात कर रहे हैं दूसरे मुकाबले की जो अहमदाबाद में खेला जाना है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आमने सामने। और हमारे सामने है दीपदास गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई समय देने के लिए। दीप भाई, ये शनिवार का दिन पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये दोनों तय करेंगे सब कुछ कि कौन टीम कहां जा सकती है। और उनके हाथ में भी, अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की आप बात करें, कम से कम इंग्लैंड के लिए तो भाई ये मुकाबला करो या मरो, अगर हारे बंद नहीं, वो बंद हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। और एक भी है ना कि वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला भी क्वालिफिकेशन, वो भी एक अलग मेरे ख्याल से एक पहलू है जिसके बारे में शायद दूसरे देश उतना ज़्यादा ना सोचना पड़े दूसरों को, लेकिन इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा। तो वो एक है। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सबसे पुरानी राइवलरी आप कहेंगे क्रिकेट में, तो उसकी अलग ही एक फ्लेवर, एक अलग सा फ्लेवर रहता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का। तो मोटिवेशन तो बहुत है इंग्लैंड के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्व कप चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया सामने, वो अलग है। तो कहीं ना कहीं वो। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए, जैसे आपने कहा कि अभी तक जो उनका फ्यूचर उनके हाथ में है, अगर कल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है इस मैच में तो फिर वो उनके हाथ में फिर शायद पूरी तरीके से ना रहे। तो वो है। बट ऑस्ट्रेलिया का ये भी है ना कि एक दो प्लेयर अवेलेबल भी नहीं है। हाँ, मिचेल मार्श नहीं है जो किसी पर्सनल रीजंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल साहब एक बार फिर गोल्फ से, पिछली बार जो काफी दिनों तक बाहर रहे थे, गोल्फ से उन्होंने पैर तोड़वाया था, इस बार गिर के सिर में चोट लग गई है। ये गोल्फ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई एक ही खेल पर ध्यान दे, वर्ल्ड कप का टाइम है सर। वो चलिए, फ्रीक इंजरीज होती रहती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया का एक लंबा ब्रेक आ गया है। पिछला मैच देखेंगे और इस मैच के बीच में एक लंबा ब्रेक, जो एक वो मोमेंटम जो थी ऑस्ट्रेलिया के पास पहले दो मैचेस के बाद, एक धीरे धीरे लग रहा था कि चलिए सही वक्त पे जो है अब वो मोमेंटम पकड़ लिया इस टीम ने। लेकिन फिर बीच में ये लंबा ब्रेक आ जाता है। लंबे ब्रेक के साथ साथ ऐसे दो जो प्लेइंग 11 के रेगुलर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है मैच के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दोबारा ऑस्ट्रेलिया को ना वो शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्लेइंग 11 सही कॉम्बिनेशन। मार्कस स्टोइनिस का नहीं पता कि वो अवेलेबल है कि नहीं। अब लाएंगे तो किसको लाएंगे, क्योंकि ऑप्शन फिर हाथ में है ही नहीं। 15 में से 3 प्लेयर यहाँ पे आपको शायद मिले ना मिले, तो ऑप्शंस आपके पास वो 12 रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्लेइंग 11 क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो काफी सवाल है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि ग्रीन तो चलिए वो ऑटोमेटिकली इन हो जाएंगे, लेकिन दूसरा कौन होगा अगर स्टोइनिस अवेलेबल नहीं है, ये एक सवाल वहां पर रह जाएगा। शायद ये दो कीपर के साथ हम हो सकता है कैरी भी आ जाए अगर ये चीज नहीं अवेलेबल हो पाए स्टोइनिस तो। बहरहाल, अगर हम बैटिंग की भी बात करें इनकी ऑस्ट्रेलिया की, तो अब तक डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ये दोनों बड़ा तगड़ा खेल रहे थे। डेविड वार्नर फॉर्म में, मिचेल मार्श रहेंगे नहीं। हेड आ चुके हैं, जो हेड जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वो फोड़ फाड़ कर दिया था, तबाही मचा दी थी। तो एक बार फिर नजरें वहीं रहेंगी, वार्नर, हेड, और थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में आके मजबूती देने के लिए लाबुशेन और स्मिथ बिल्कुल उनके ऊपर रहेंगी। लेकिन मिडिल ऑर्डर अगर बात करें तो वैसा कुछ खास किया नहीं अभी तक, चाहे वो लाबुशेन हो चाहे स्मिथ। तो लाबुशेन ने जो रन बनाए ऐसे वक्त पे बनाए जहां पे टीम लगभग मैच के बाहर सी हो गई थी तब। तो इसलिए मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा वो टॉप ऑर्डर पे, वार्नर और ट्रेविस हेड, और कौन खेलते हैं 3 नंबर पे। तो हो सकता है कि वहाँ पे जैसे आपने कहा कैमरून ग्रीन आ जाए पीछे, लेकिन एलेक्स कैरी को खिलाएंगे या स्टोइनिस के साथ जाएंगे, या तो वो काफ़ी सारे सवाल हैं इस वक्त। लेकिन घुमा फिरा के अगर बैटिंग की आप बात करें तो वो फिर वो टॉप ऑर्डर पे रहेगा रिस्पॉन्सिबल। और बॉलिंग में भी उनके देखिए एक तो पॉजिटिव ये साइन है कि एडम ज़ैम्पा जो इस बार जबरदस्त बॉलिंग करते चले आ रहे हैं लगातार। लेकिन ज़ैम्पा को अगर हम छोड़ दें, ज़ैम्पा का प्रदर्शन अगर छोड़ दें, तो दूसरे जो गेंदबाज हैं, खासतौर से मिचेल स्टार्क, जिनके लिए 15 वाला वर्ल्ड कप, 19 वाला वर्ल्ड कप शानदार था, ये वर्ल्ड कप में वो स्टार्क नजर नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है? यहाँ के पीछे या फिर वो लय, क्या मानते हैं आप? देखिए, थोड़ा सा आउट ऑफ रिदम दिखे हैं मिचेल स्टार्क, क्योंकि अगर आप देखें इन जनरल उतना ज़्यादा स्विंग किसी को नहीं मिला है मिचेल स्टार्क को। और खासकर अगर स्विंग ना हो तो कहीं ना कहीं जो वो लेफ्ट आर्म सीमर्स की वो जो एक स्पेशलिटी होती है कि भैया राइट हैंडर्स को वो अंदर की तरफ लाएंगे, वो फिर काफ़ी हद तक थोड़ा सा वो पहनापन कम हो जाता है, क्योंकि फिर वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि कौन के साथ आप बाहर ही निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो कम देखने को मिली है स्टार्क से, खास करके इस पूरे टूर्नामेंट में। और वो रिदम वाली बात है
बट ये है कि बड़ा मैच है और थोड़े से रिदम में अब थोड़े धीरे धीरे आते हुए दिखे हैं। तो होपफुली और जब सामने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो ना, तो अपने आप इन लोगों का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, ये वो ब्रैगिंग राइट्स वाला भी है, तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया लाइक इंडिया पाकिस्तान टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सर, जिस तरीके से हम लोग बात अभी तक कर रहे हैं, अगर पहले 2 मैच को छोड़ दें आप ऑस्ट्रेलिया के, तो लगातार 4 जीत के आए हैं। उसके बावजूद ये जो कुछ कमियां हैं वो थोड़ा सा डरा भी रही हैं, क्योंकि भाई आप 4 तो जीते हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड जो एक जख्मी शेर की तरह इस वक्त बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन है, करंट वर्ल्ड चैंपियन है, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके नजर में चल रही है, वो वापसी करना चाहेंगे। तो ये जो वापसी होगी, अगर बटलर हो गए, बेयस्टो हो गए, जो रूट हो गए, ये खिलाड़ी भले ही लय में नहीं है लेकिन बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, हो सकता है इस मैच में वो चल पड़े। बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज करना होगा कुछ चीज़ें। जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि क्या पता थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज हो, जॉस बटलर थोड़ा ऊपर आ जाए, कुछ वैसे कुछ बदलाव की ज़रूरत है। अभी पता है क्या, उस इंग्लैंड टीम को देखते हैं तो थोड़ा लगता है कि लैक ऑफ इंस्पिरेशन, की एक ना कुछ वो चिंगारी चाहिए टू फायर देम अप। शायद ये ऑस्ट्रेलिया मैच है तो वो हो जाए, या चैंपियंस ट्रॉफी शायद वो काम करे, वो मोटिवेशनल। बट उसके अलावा भी ऐसे बड़े मैचेस में और ऐसे मौके पे यू वांट योर जो मेन प्लेयर्स टू प्ले। ऊपर से प्लेइंग 11 इंग्लैंड का भी एक मसला है, क्योंकि रीस टॉपली नहीं है, बॉलिंग यूनिट क्या होगा, बेन स्टोक्स का भी पता लगा है कि वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो वहाँ पे चलो ठीक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैरी ब्रूक आ जाएंगे, लेकिन बॉलिंग में आप क्या करोगे? क्या सैम करन को वापस ले आओगे या ब्राइस को लाओगे और गस एटकिंसन को? तो वो सवाल है जहाँ, हालांकि मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा इंग्लैंड के नज़रिए से कि आप जो यंगस्टर्स हैं आपके, उनको खिलाए, थोड़ा उनको भी मौका मिले, उनको मौके से ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि आगे चल के यही लोग होंगे जो है आगे लेके जाएंगे इस टीम को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है इंग्लैंड के पास कि कुछ यंगस्टर्स जैसे हैरी ब्रूक, ब्राइस और गस एटकिंसन, उनको थोड़ा वर्ल्ड कप वाला एक्सपीरियंस भी दें। दीप भाई, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था और इंग्लैंड के जो हम लोग शुरू में जो मैचेस देख रहे थे, तो ये लग रहा था कि शायद इनकी जो बॉलिंग अटैक है वो वीक है, जिस पर आपने अभी बात की। लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े, लगा कि नहीं, बॉलिंग से ज्यादा तो इनकी बैटिंग परेशान कर रही है। खासतौर से आप जो रूट का अगर फॉर्म देखें, और बड़े के अलग सा ग्राफिक्स है, आंकड़ा है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो ये है कि भाई जब ये पावर प्ले में आते हैं, यानी 1 से 10 ओवर के अंदर में अगर विकेट गिरी और जो रूट आ गए, तो इनकी एवरेज स्ट्राइक रेट सब बहुत कम हो जाती है। और जब 1 से 10 ओवर के बाद विकेट गिरती है, पावर प्ले के बाद ये आते हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है। तो ये क्या दर्शा रहा है? वो थोड़ा सा दबाव सहने की शक्ति कम दिखा रहा है? दबाव सहने की शक्ति तो नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए इतने सालों से खेल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो आपने आंकड़े बताए वो एक अलार्मिंग आंकड़े हैं। इतना ज्यादा थोड़ा बहुत डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि आप जल्दी आए, थोड़ा दबाव में हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्राइक रेट क्यों कम हो। लेकिन जब एवरेज में इतना फर्क है, तो ऑब्वियसली एक चीज तो बताता है कि फॉर जो रूट टू फायर आपको जो ओपनर्स हैं, उनका चलना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक साफ सी बात है। और ऊपर से आप जैसे ही आप देखेंगे कि पहले 10 ओवर में मतलब क्या होता है कि थोड़ा बॉल नया रहता है, थोड़ा हिलता ज़्यादा है, थोड़े से फील्डर्स भी अटैकिंग पोजीशंस में होते हैं, कैचिंग पोजीशन में फील्डर होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो एक चीज़ जो है वो एक परेशान ज़रूर किया इंग्लैंड को, खासकर इस विश्व कप में, खास करके क्योंकि ऑब्वियसली ओपनिंग जोड़ी चली नहीं खास। और इन हालातों में जहाँ पे आप इंग्लैंड को देखें, तो देख के लगा कि बस एक ही प्लान के साथ उतरे हैं, जो कि कारगर साबित हुआ उनके लिए, बट वो हालात अलग थे। इंग्लैंड 2019 एकदम सपाट पिच, थ्रू द लाइन आप मार रहे हैं, हर एक बॉल बाउंड्री के लिए आप कोशिश कर रहे हैं मारें। लेकिन ये हालात थोड़े से अलग हैं। यहाँ पे आपको बाउंड्रीज और छक्के लगेंगे, लेकिन जो बीच के वो मतलब सोच समझ के खेलना होगा, ऐसे नहीं हर एक बॉल पे आप घुमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशंस के लिए जो ज़रूरी है वो है जो रूट, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है, वो गियर्स हैं, अलग अलग तरीके से अलग कंडीशंस में खेल सकते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। लेकिन उनका बल्ला बिल्कुल ही नहीं चला, आप कह सकते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में। और जो रूट ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनसे अपेक्षा है कि चलिए अभी तक तो जो नहीं हुआ, आगे चल के कुछ रन देखेंगे उनके बल्ले से। और सर, जो इंग्लैंड के नए टेम्पलेट की बात हमेशा की जाती है, जो उनको 2019 का वर्ल्ड कप भी उसी टेम्पलेट ने दिलाया, वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भाई जोनी बेस्टो वही रोल प्ले करते हैं जो भारत के लिए रोहित शर्मा इंपैक्टफुल पारी खेलते हैं। बीच में आते हैं जॉस बटलर, कुछ वैसे ही ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं जैसे भारत का इस वक्त मिडिल ऑर्डर चला। मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 7 में 7 मैच भारत जीत चुकी है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन जॉस बटलर यहां आकर विश्व कप से पहले वो बड़े अच्छे फॉर्म में थे,
वर्ल्ड कप में आकर यहाँ उनसे रन्स नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा हैरान कर रहा है दीप भाई, क्योंकि आप भारत में ऐसा नहीं है कि कम खेलते हैं, आईपीएल में तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वहां पे। जी। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि देख के ऐसा लग रहा है कि प्लान ए एक है, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा प्लान नहीं। अगर प्लान ए अगर काम ना करे, जो अभी तक नहीं किया है, तो दूसरा कोई प्लान है नहीं। और वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल खेलने का एक्सपीरियंस, इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस, तो आप ज़रूर आप थोड़े से निराश होंगे कि भैया इस तरीके से डिफेंडिंग चैम्पियंस, मतलब आप कह सकते हैं कि डिफेंडिंग चैम्पियंस आए ही नहीं। ये उनका एक शैडो सा है जो ये टीम खेल रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपेक्षा करते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस और इंडिया में खेलने का वो अब थोड़ा सा निकल के आए। तभी मुझे लगता है कि कई कबार के जॉस बटलर को शायद ऊपर आना चाहिए, ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए थोड़ा सा क्योंकि अगर अभी ऐसा भी लगा ना, आप देखो कि पिछले मैचेस में कि आपने शुरू किया एक प्लान के साथ कि भैया तेज़ी के साथ खेलेंगे, जो उनका फॉर्मूला है 10 नंबर तक बैटिंग, फिर आपने चेंज कर दिया, आपने कहा नहीं बॉलर्स चाहिए क्योंकि बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, तो आप बॉलर्स लेके आए, थोड़ा बैटिंग कम किया, वो भी कारगर। तो अभी देख के ना काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं कि प्लान क्या है। हर एक टीम का एक होता है ना कि एक खेलने का तरीका होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंग्लैंड टीम को देख के लग नहीं रहा कि इनका खेलने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है क्या। और कल के मैच में बहुत ज़रूरी होगा समझना। अगर आप नहीं समझे और अगर थोड़ी सी चूक होती है तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदिप भाई आने के लिए, बात करने के लिए। हम फिर आपसे मिलेंगे इस मैच के बाद, लेकिन आपको फिर हल्का सा बता दें कि भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर वो हारते हैं तो उनके सेमीफाइनल के रास्ते बंद नहीं होंगे, पर दूसरों पर निर्भर हो सकते हैं, उनके हाथ में फिर नहीं रहेगा। और इंग्लैंड के लिए सीधे सीधे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के रेस से तो बाहर हो ही सकते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने से भी पीछे रह सकती है वो टीम जिसे क्रिकेट का जननी कहा जाता है, यानी जिसने क्रिकेट को जन्म दिया, क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।